हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो वर्क पावर एनर्जी में यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आज 11th एंट्रेंस के लिए एमयू के। तो मैंने इमोशन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर डाला था, मतलब पूरे उसके वीडियोस डाले थे। और भाई उसके बाद मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियोस डाले थे। तो ये मेरी जो सीरीज़ है ये 11th एंट्रेंस के लिए सीरीज़ है एमयू के, एमयू एज वेल एज जामिया। 11th एमयू एंड जामिया, ठीक है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ का जो 11th एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए है, ठीक है। अब आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ना, तो वो यार टॉपिक है वर्क पावर एंड भाई एनर्जी, ठीक है। ये पूरा एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, तो इसको मैं यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही। अब वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले यार एक चीज़ बताएं, मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाला हूँ तो पहला ही टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन वर्क होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस बात है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या होता है, पहला टॉपिक है भाई वर्क। वर्क क्या होता है, पहला टॉपिक वर्क के बारे में बात करते हैं। अब यार देखो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि 11th एंट्रेंस में डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है। और जो बोर्ड्स वाले लेक्चर हैं वो मैं अलग से प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पर। तो बस आपको याद ये रखना है, जो वर्क डन इज इक्वल टू होता है, जो वर्क होता है ना, जो वर्क होगा बेटा, वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो फॉर्मूला है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पे चीज़ें होती क्या क्या है, देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसे होती हैं। एक मिनट में हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हेडिंग थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए ना, वर्क, ठीक है। ये तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डी, यानी कि यहाँ पे ये जो एफ दे रखा है ना, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, मानी कि जो मैंने बॉडी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया है, वो बल लगाया है, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। और ये जो डी है ना, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, किस चीज़ का, बॉडी का। और देखो डिस्प्लेसमेंट किसका, बॉडी का, और कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन दी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब वर्क इज इक्वल टू जो एफ इंटू डी है ना, ये बताता है कि वर्क तुम कैसे करोगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई सिस्टम है, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई सिस्टम है बेटा, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, मान लो इसका मास कुछ दे दिया तुमको, इसका मास तुमको m इसका मास दे दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अगर इसके ऊपर कोई फोर्स F कंसीडर है या F फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में d हुआ, ठीक है, तो यहाँ से जो वर्क डन निकल कर आएगा ना, वो आएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बस फॉर्मूले को ऐसे लिखना है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वर्क के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, देखो सुनो, वर्क के बारे में कुछ बात ऐसे कर लेते हैं, वर्क की यूनिट क्या हो सकती है उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट के बारे में, वर्क की यूनिट के बारे में बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब वर्क की जो यूनिट होती है, मतलब इसको ERG में भी लिखा जाता है, ठीक है, कैलोरी में भी लिखा जाता है, ठीक है, और जी इसको जूल में भी लिखा जाता है यार। तो अब वो यार मेरे को ये पता करना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूनिट कौन सी है। कॉमन का मतलब ये हो गया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट कौन सी है। अब इसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज़ को। वो कहानी यार ये है कि हुआ एक बार ये कि जो इंडिया ने अमेरिका से क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, इंडिया से किया ट्रांसपोर्ट। या फॉर एग्जांपल इसको ना लेके, मतलब क्यों, थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ें करनी है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, ये मेरे पास रॉड है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना, मान लो फॉर एग्जांपल 3 यूनिट है, फॉर एग्जांपल 3 यूनिट इस रॉड की लेंथ मेरे पास है। तो अब हुआ ये कि मैंने अमेरिका में पूछा, तो अमेरिका में जो इसको कहा कि ये 3 मीटर रॉड है। मैंने इंडिया में पूछा तो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई 3 सेंटीमीटर यूनिट है। और मैंने इंग्लैंड में पूछा, यानी तो ब्रिटिश ये बोल रहे हैं कि भाई ये 3 माइक्रोमीटर में हम इसको मेज़र करेंगे। मतलब ये था कि एक जो पर्टिकुलर, यानी कि जो एक क्या बोलते हैं, एक पैटर्न जो था, एक रिलेटिविटी वाली चीज़ जो थी कि अमेरिका में तो मीटर में उसको कंसिडर कर रहे थे चीज़ को, इंग्लैंड में 3 सेंटीमीटर में, और इसमें मतलब ये लोग बराबर नहीं बता रहे थे। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है 3 मीटर 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। असल में कहने का मतलब ये था
कि किसी भी चीज़ का एक पैमाना रखा जाता है कि उस चीज़ का ये रिलेटिव चीज़ है, इसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ें होंगी। तो अमेरिका वाले उसको मीटर में ले रहे थे, इंग्लैंड इंडिया वाले सेंटीमीटर में, कोई माइक्रोमीटर में ले रहा था, कोई पिकोमीटर में ले रहा था, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ निकल कर आई। अब हुआ यार इसके बाद ये कि ऐसे तो दुनिया में मतलब बहुत ज़्यादा भसड़ मच जाएगी। कैसे मच जाएगी? उसका रीज़न ये है कि मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हुआ ये, एक कमेटी बुलाई गई। कमेटी ऐसे लिखा जाता है शायद, मतलब नहीं लिखा जाता हो तो कोई मसला नहीं है, लिखने का मतलब भी नहीं बनता यहाँ पे। एक कमेटी बुलाई गई। कमेटी इसलिए बुलाई गई, उसमें ये बात रखी गई कि कोई, उसमें क्या बात रखी गई? उसमें कोई ये बात रखी कि कोई तो लेंथ को मीटर में, उसमें ये बात रखी गई यार कि कोई तो लेंथ को मीटर में कर रहा है, मीज़र कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में मीज़र कर रहा है, और जी कोई माइक्रोमीटर में मीज़र कर रहा है, सोन, मतलब सब अलग अलग मीज़र कर रहे हैं। सबको अपने पैमाने, सब लोग अपने पैमाने लिए हुए हैं, ठीक है। कैसे कि ये बात लाई गई वहाँ पे कि भाई कोई तो मीटर में मीज़र कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में मीज़र कर रहा है, कोई माइक्रोमीटर में मीज़र कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग कंट्री जो थे अलग अलग उसमें मीज़र कर रहे थे। लेंथ को भी ले लो, वॉल्यूम को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो। तो ये जो कमेटी बुलाई गई, उसका जो उद्देश्य था, उसका जो पर्पस था उस कमेटी का जो पर्पस था यार, उस कमेटी का पर्पस ये था कि जितने भी है ना, सब लोगों को, सबको सेम पेज पर लाना है, सबको सेम पेज पर लाना। सेम पेज का मतलब क्या हो गया? सेम पेज का मतलब ये हो गया कि अगर लेंथ है ना, तो लेंथ को पूरे दुनिया में, अगर मैंने मीटर में बोल दिया ना, तो पूरी दुनिया उसको मीटर बोलेगी, और पूरी दुनिया में उसका जो मतलब पैमाना होगा ना, नापने का मतलब बिजनेस होगा, वो मीटर में माना जाएगा। तो उस कमेटी में बाद में ये डिसाइड हुआ, कि एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसको बोला जाता है SI यूनिट। एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसको बोला जाता है SI यूनिट, ठीक है। अब SI यूनिट मतलब ये क्या चीज़ है? SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये SI यूनिट की क्या है? फुल फॉर्म है। मतलब इसमें ऐसा कहा गया कि मान लो अगर मेरे पास कोई रॉड है ना बेटा, ये अगर मेरे पास ये रॉड है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी 3 यूनिट है, तो इसको कहा ऐसा गया कि बेटा कि अमेरिका में जाओगे ना, वो भी इसको 3 मीटर में ही कंसीडर करेंगे। इंडिया में जाओगे वो भी इसको 3 मीटर में ही कंसीडर करेंगे। इंग्लैंड में जाओगे वो भी इसको 3 मीटर में ही कंसीडर करेंगे। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, लेंथ की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी? वो मीटर होगी, ठीक है। मास की क्या होगी? वो केजी होगी। बस टाइम की क्या होगी? टाइम की सेकंड होगी। मतलब ये चीज़ें SI यूनिट ने लेके आई। इसी तरह अब बात करते हैं वर्क की। वर्क जो मेरे को फॉर्मूला दे रखा है, वर्क का फॉर्मूला F/d। अगर मैं फॉर्मूले से वर्क का वो निकालूं डेफिनेशन यूनिट, तो फॉर्मूला इसका कितना होता है? न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का मीटर। तो वर्क का जो यूनिट निकल कर आया वो तो न्यूटन मीटर निकल कर आई, ठीक है। लेकिन इसको मैं SI यूनिट में, न्यूटन मीटर इसको नहीं लिखते हम। वर्क की जो SI यूनिट होगी ना, वर्क की जो SI यूनिट होगी वो होगी जूल, ठीक है। वर्क की SI यूनिट कही गई जूल, ठीक है। ये बात मुझे क्लियर हुई। अब यार ये तो हमें क्लियर हो गया कि वर्क इज इक्वल टू F/d। लेकिन कभी कभी ये बताओ, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो F होगा ना वो पैरेलल होगा D के, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है, कि F और D ये क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। यहाँ पे जब ये बात क्लियर है तो कहीं पर ये लिखा हुआ थोड़ी है ज़िंदगी में या किसी भी बुक में, भाई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। उसके लिए करना ऐसे पड़ेगा, देखो करना ऐसे पड़ेगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका। मान लीजिए ये M मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये यहाँ से कुछ इसने D डिस्टेंस ट्रैवल की। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? इसने कुछ D डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसने D डिस्टेंस बेटा ट्रैवल की यहाँ पे, ठीक है।
इसने d डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल की, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, कुछ इस एंगल थीटा पर लग रहा है, ठीक है। इस कुछ एंगल थीटा पर ये फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। ये क्या लग रहा है, मेरा फोर्स लग रहा है कुछ एंगल पे। अब यार एक चीज़ बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है। एक डायरेक्शन में फोर्स है और एक डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे एक में फोर्स है, एक में डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे इनको या तो मैं डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में लेके जाऊं या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेके जाऊं। यार अब एक चीज़ देख लो, जहाँ कहीं भी क्वांटिटीज़ का कन्वर्जन करना हो या जहाँ कहीं भी एंगल की बात हो ना, जहाँ कहीं भी एंगल की बात हो, फॉर एग्जांपल जहाँ भी तुमको क्या दिख जाए लिखा हुआ कहीं पे एंगल, तो एंगल की जहाँ कहीं भी बात हो वहाँ पे तुमको एक चीज़ ढूंढनी है केवल। कहीं पर भी एंगल नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे एक चीज़ ढूंढनी बस तुमको, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी चीज़ें याद रखनी, चीज़ें ज़्यादा बस ये याद रखनी है। मान लो कि थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लो ये तुम्हारा अगर ट्रायंगल है ना, ठीक है, और ये एंगल कितना दे रखा है, अल्फ़ा मान लो। चलो इसे फॉर एग्जांपल इसको अल्फ़ा मान लो, क्योंकि थीटा मेरे को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसको मैंने माना अल्फ़ा, ठीक है। यार एक चीज़ देखो, मुझको पता है ये परपेंडिकुलर है, सबने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ये इसका बेस है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। बस दो एंगल याद रखने हैं बस वर्क पावर एनर्जी में। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और साइन थीटा कितना होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब ये वाला जो इसको मैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट करता हूँ, तो यार एक चीज़ देखो तुम, कि मुझे पता है जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है यहाँ पे मेरे पास, डी दे रखा है, हाइपोटेनियस एफ है ना। तो यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आई, वो वैल्यू निकल कर आई भाई डी बाई एफ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ये डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। डी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये यहाँ से बात हुई, लेकिन हमने गलती यहाँ पे क्या की। अब मेरे को सब गलती बताएंगे, मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, कमेंट में बताएं गलती हमने क्या की। गलती यार हमने ये की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें ये वाली जो लेंथ निकालनी है ना, ये वाली, इसको मैं x कंज्यूम करता हूँ या x करता हूँ, क्योंकि मुझे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेके आना है, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर आएगा x, तो यहाँ से जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, f cos थीटा। मतलब ये देखो हुआ क्या हुआ, ये बेटा कि ये मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई x को f cos थीटा। अब f cos थीटा जो निकल कर आई, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, मेरा f cos थीटा। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो डायरेक्ट जो वर्क डन हो जाएगा, यहाँ से जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। बस वर्क डन ये हो जाएगा कि अगर किसी एंगल पे कोई बॉडी रखी हुई है, मतलब या तो फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो या डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे लग रहा हो, तो वहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। बस इसको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। ठीक, ये बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे। अब मैं वर्क की बात करता हूँ। देखो अभी वर्क में हमने बहुत चीज़ें छोड़ रखी है, मतलब वर्क को बताता हूँ मैं। अब बात किस चीज़ की थी बेटा, वर्क की। बात हमने की थी वर्क की। अब वर्क जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जी ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो तीनों तरीके का वर्क हो सकता है। अब यार इसको प्रूफ कैसे किया जाए, क्योंकि आप लोग बोलेंगे मुझसे कि फिजिक्स में हर चीज़ का प्रूफ है, फिजिक्स में हर चीज़ का प्रूफ है, तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, बस ये बात मुझे बतानी है यहाँ पे। अब देखो मैंने एक चीज़ देखो कि ये देखो तुम, या देखो फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लेके। मुझे पता था वर्क डन इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस अल्फा या कॉस थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
एफ डी कॉस अल्फा। ये वर्क डन हो गया हमारा। जब ये हमारे पास वर्क डन हो गया ना बेटा, तो इसमें करते क्या है, देखो पहली कंडीशन इसकी ये है कि जो अल्फ़ा होगा ना, वो अल्फ़ा अगर 90 और 0 के बीच लाई करेगा, अल्फ़ा 90 और 0 के बीच लाई करेगा, तो जो वर्क डन होगा ना वो पॉजिटिव निकल कर आएगा। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। अब देखते रहो, बिल्कुल मैं इसको प्रूफ करूँगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है कि अल्फ़ा अगर 90 और 180 के बीच में लाई करेगा ना, 90 और 180 के बीच में लाई करेगा, तो जो वर्क डन आएगा ना, वर्क डन निगेटिव आएगा। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही। और अगर अल्फ़ा जो होगा वो इक्वल टू 90 हो जाएगा ना, इक्वल टू 90, या इसको 90, हाँ 90 लिख लो, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई बिल्कुल। अब कैसे हो जाएगा वो मैं यहाँ पे देखो एग्जांपल देता हूँ तुमको। देखो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट वाले का। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे वही कोई बॉक्स रखा हुआ है, सॉरी भाई, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे वही कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है भाई बिल्कुल। अब यार एक चीज़ देखो इस पे फोर्स इस टाइप से लग रहा है, ठीक है, इस पे लग रहा है फोर्स इस टाइप से कुछ, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पे, है ना। और ये एंगल कितना दे रखा है मुझे, 45 एंगल दे रखा है, ठीक है, ये एंगल मुझे 45 दे रखा है। मास तो यार एम ही होगा, मतलब इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं मास के बारे में, ठीक है। ये अब मुझको एक चीज़ बताओ यहाँ पे आप कि मास तो इसका एम होगा, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस 45, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि देखो कॉस 45 ले लो, उसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती 1/√2, ठीक है। तो जो वर्क डन इज इक्वल टू निकल कर आया एफ डी इंटू 1/√2, यानी कि ये जो क्वांटिटी निकल कर आई कैसा वर्क आया, पॉजिटिव वर्क आया। तो जो पहली वाली कंडीशन थी वो फुलफिल होती हुई यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर मैं एंगल 0 और 90 के बीच में लेता हूँ तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यार ये है कि अगर हमारे पास दोबारा से कोई ये बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, दोबारा से, और इस सिस्टम का जो मास है वो m दे रखा है, ठीक है। अब मैं इस बार मैंने ये देखा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0 डिग्री, अल्फ़ा 0 हो गया यहाँ पे। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है बेटा 1। जब कॉस 0 1 होता है तो यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड में स्लाइड चेंज करता हूँ, कॉस 0 1 होता है तो मुझे पता है जो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू डी, मतलब वर्क वो तो 1 हो जाएगा कॉस की वैल्यू। तो अब यहाँ पर ये याद रखनी है कि एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 जो वर्क डन इज इक्वल टू होगा ना वो मैक्सिमम होगा, वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि W इज इक्वल टू एफ जो जी है, जो ये जो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी जो निकल कर आया ना बेटा, ये जो निकल कर आया ना ये मैक्सिमम वर्क निकल कर आया, ये मैक्सिमम वर्क निकल कर आया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली अगर चौथी चीज़ क्या है, एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब चौथी चीज़ क्या है चौथी चीज़ ये है कि अगर मैं मान लो मेरे पास कोई ये बॉक्स है, ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स है, ये दोबारा देखना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स है, ठीक है, इसको एक मिनट, एक सेकेंड यार, यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, जब यहाँ पे बॉक्स है ये, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, करना बॉक्स में ये है, मान लो इस बॉडी का या मतलब इस सिस्टम का मास तो फिर दोबारा से कंसीडर m ही किया है, या कुछ और भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मास का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको मैंने मास को मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोबारा से कितना है, दोबारा से d इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस बार जो फोर्स लग रहा है ना,
फोर्स लग रहा है बेटा इसके ऊपर कितना एफ कितने डिग्री पे लग रहा है, वो लग रहा है 90 डिग्री पे। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 90। जब अल्फा की वैल्यू 90 हो गई यहाँ पे तो अल्फा इज इक्वल टू 90 और मैं कॉस अल्फा अगर निकालता हूँ कॉस 90 पे तो वो तो ज़ीरो आएगा। और मुझे पता है जो वर्क डन इज इक्वल टू होता है वो कितना होता है एफ इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई कॉस 90 और ये पूरी वैल्यू ज़ीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वर्क डन तो ज़ीरो आ जाएगा ना आपका। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई, बिल्कुल ठीक। अब यार एक चीज़ ये बताएं मुझे, सारी चीज़ें क्लियर हुई कि वर्क डन ज़ीरो कैसे होता है, कैसे वर्क डन बड़ा होगा और क्या बोलते हैं कैसे निगेटिव होगा, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, और क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं वर्क की, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसके जो क्वेश्चन है ना सारे मैं एक ही बार में लूँगा। मैं सोच रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट सारे मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे बच्चों के। अब बात करते हैं कि इसके बाद एनर्जी की बात करते हैं। अब एनर्जी में होता क्या है, एनर्जी जो होती है ना इसका अगर मैं डेफिनेशन चलो लिख देता हूँ, ये होती है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है। डूइंग वर्क मतलब किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो एनर्जी कहलाती है, बिल्कुल ठीक है ना। अभी ये देखो, ये एनर्जी जो होती है दो टाइप की एनर्जी हमको पढ़नी है। एक तो पढ़नी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक पढ़नी है मुझको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल पी से डिनोट किया जाता है और इसको के ई यानी काइनेटिक एनर्जी से ऐसे डिनोट किया जाता है इसको। अब मैं पहले जो पढ़ाने वाला हूँ ना, मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखने वाला हूँ। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है, द फर्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड एज के ई। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ में आ गई मेरी बात। अब काइनेटिक एनर्जी ये हो गई तो इससे होता क्या है, मतलब होता क्या है यार, देखो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, जो भूलो सारी चीज़ें भूलो, मतलब मैं नहीं बता रहा डेफिनेशन क्या होती है इसकी। भूलना ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब सारे न्यूमेरिकल देखो इसी से सॉल्व करूँगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, डेफिनेशन वहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो बस तुम ये कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, यहाँ पे कोई बॉडी है ना उसका मास है एम, ठीक है, और वी जिस वेलोसिटी से वो बॉडी चल रही है उसकी वेलोसिटी है। बस ये चीज़ें हैं जो याद रखनी है तुमको, ठीक है। बस एक सेकेंड, मैं दोबारा से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का सही से। यार पता नहीं ये मेरा टैब नहीं चल पा रहा है सही से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, बिल्कुल ठीक। अब यार इसका काइनेटिक एनर्जी तो हो गई है, अब इस पे क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से। अब इस पे क्वेश्चन आने का एक तरीका मैं ये बताता हूँ, देखें मैं कैसे बताऊँ इसका क्वेश्चन इसका ऐसे बताया जाएगा। देखो प्रूफ, पहले प्रूफ देख लो काइनेटिक एनर्जी का कैसे आता है, प्रूफ इसके एक्सप्रेशन का। मान लो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बॉल है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। बॉल जिसका मास दे रखा है कुछ m, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे F। जब मैंने इस पर एक फोर्स लगाया तो कुछ समय बाद ये जो बॉल है वो यहाँ पे कहीं पे आई होगी, वो यहाँ कहीं पहुँच गई, कुछ समय बाद ये बॉल यहाँ कहीं पहुँच गई, ठीक है, ये बॉल यहाँ कहीं पहुँच गई, बिल्कुल ठीक। तो मास तो इसका अभी भी m ही रहा होगा, बिल्कुल ठीक है ना, ये बात क्लियर। अब इस पॉइंट A से मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस पॉइंट A से B तक आने में फॉर एग्जांपल इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, और इसने x डिस्टेंस मान लो ट्रैवल की। यार ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूँ मोशन वाले चैप्टर में, बिल्कुल ठीक। अब यार एक चीज़ बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डिस्टेंस जो s है वो भी इसी डायरेक्शन में है और जो फोर्स लगाया मैंने वो भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई ये चीज़। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और मुझे पता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क निकलता है F इंटू एस, ये इसका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही भाई।
तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रूव करूँगा, मतलब इसको कैसे प्रूव करूँगा मैं इसको, वो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे लिखूँगा देखें, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यार एक चीज़ मुझे ये बता दो तुम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये बता दो कि एफ नेट, जो नेट फोर्स की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, वो तो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो एफ नेट की वैल्यू होती है। तो जो एफ नेट की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो जो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया ना, वो हो जाएगा MAS, ये हो जाएगा वर्क डन। इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन 2 मैंने कंसिडर कर लिया, चलो बिल्कुल ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना रफ पार्ट, मतलब इसको तुमको ध्यान रखना है, बस प्रूव करने नहीं बैठ जाना है वहाँ पे। ये पहली चीज़ हो गई। अब मोशन वाले चैप्टर से अगर मैं रिलेट करूँ तो थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2as की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और as की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2। ये किस चीज़ की वैल्यू आई, ये as की वैल्यू निकल कर आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये as की वैल्यू में अगर w इज इक्वल टू यहाँ पे रखता हूँ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, भाई यहाँ पे मैंने रखी m इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी तो अब एक चीज़ देखें, यहाँ से जो फार्मूला बन के आया, अब एक चीज़ देखें, यहाँ से जो फार्मूला बनकर आया कि w इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, w इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे m था, ये निकल कर आया। और यार एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखना गौर से, क्या चीज़ देखने वाली है, देखने वाली ये चीज़ है कि जब मैंने यहाँ से यहाँ तक इस पर फोर्स लगाया तो इस पॉइंट पे जाके ये बॉडी कैसे आ गई, रेस्ट पे। नहीं, ये जो बॉडी थी यहाँ पे, ये वाली बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे थी। जब ये बॉडी रेस्ट पे थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। तो बस उस एक्सप्रेशन में क्या रखना है, u इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 1/2m, ठीक है, v स्क्वायर माइनस 0, ये चीज़ निकल कर आई यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जो बात निकल कर आई वो आई 1/2m v स्क्वायर, यानी कि जो वर्क डन है वो कितना निकल कर आया, 1/2m v स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, जो ये जो वर्क डन है यही कन्वर्ट किस चीज़ में हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकल कर आया, 1/2m v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या निकल कर आया भैया जी, फॉर्मूला। इस चीज़ को रखना है अब बिल्कुल याद। अब देखो कैसे रिलेट करता हूँ, यहाँ पे देखो रिलेट कैसे करता हूँ मैं। अब पिछला चैप्टर देखो, मैंने क्या पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, मोमेंटम। मैंने पढ़ाया था मोमेंटम पिछले चैप्टर में, और जब पिछले चैप्टर में मैंने मोमेंटम देखा था तो मुझे पता था मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है, mv। बस इसको याद रखो बस अभी फ़िलहाल। देखो कैसे मैं रिलेशन निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी और देखो यहाँ पे देखो मोमेंटम पढ़ाया था मैंने, ठीक है। मोमेंटम था कि p इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, p इज इक्वल टू mv होता है। इसको याद रखो इक्वेशन नंबर ए, एज इक्वेशन नंबर ए। और मुझे ये बता दो कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है यार। अब एक चीज़ ये बता दो तुम मुझे कि अगर मैं इसमें m से करता हूँ मल्टीप्लाई और m से करता हूँ डिवाइड, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो मेरा जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 1/2, ऊपर तो हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब यार एक चीज़ देखो, ये जो टर्म है इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो इस टर्म को कैसे लिखता हूँ मैं। इस टर्म को मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब एक चीज़ देखो यार, ये जो इक्वेशन मेरे पास p इज इक्वल टू mv है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, SBS का मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से जो p स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, जब मैंने p स्क्वायर की वैल्यू mv का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है mv स्क्वायर। तो इस mv स्क्वायर की जगह मैं p पुट कर सकता हूँ ना यहाँ पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई ना मेरी निकल के, वो निकल कर आई बेटा यहाँ से p स्क्वायर अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल सही। अब देखें आगे दिखते हैं चीज़ें।
कैसे देखें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल कर आई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया P²/2m, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, बिल्कुल सही, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब बात क्या है, अब मुझे ये बताओ तुम कि अगर मुझे मोमेंटम गिवन है, अगर मुझे मोमेंटम दे दिया, मोमेंटम क्या है, मुझे गिवन है ना, तो मैं उससे जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला ये निकल कर आया। अब देखें, जब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, P²/2m, तो यहाँ से मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा यहाँ से P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, P इज इक्वल टू √2m, एक सेकेंड, ये के नहीं बन पा रहा है ना सही से, √अंडर काइनेटिक एनर्जी, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होगा, ये हो गया मोमेंटम का। अब एक चीज़ बता दो, तुमसे ये कहा दिया कि मेरे को क्या दे दिया, मास भी गिवन है मेरे को, मास भी गिवन है मेरे को, ठीक है, मुझे को काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, तो क्या मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ P? नहीं निकाल सकता। वो मोमेंटम मैं इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा, और जो मोमेंटम है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन इंक्लूड होती है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तुम वैल्यू तो निकाल दोगे, डायरेक्शन कहाँ से लाओगे यार इस चीज़ की, मतलब वैल्यू तो तुम काइनेटिक एनर्जी की निकाल दोगे लेकिन डायरेक्शन कहाँ से लाओगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस जो ये वाला पार्ट था वर्क पावर एनर्जी का, इसमें इतना ही बस। बाकी मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर मतलब फ़ायदा उठाएं यार। जितने भी PYQ है ना, सच बता रहा हूँ कि सारे सॉल्व हो जाएंगे इससे, और एक एक PYQ और एक एक जो अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस है ना, मैं रियली मतलब सारे कराने वाला हूँ यहाँ पे। अगला जो पूरा लेक्चर होगा ना उसमें थोड़ी सी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ यहाँ पे। बाकी इसको आप देखें इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।